इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे हम जीडीपी को बताएं क्या होता है, एनएफआईए बताए क्या होता है, जीबीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर कास्ट पे, फैक्टर प्राइस कास्ट पे और मैथ पे, ठीक है, सारे हम बता दिए ना। तो एक छोटा छोटा फार्मूला है जिसको अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रास, कहीं पर अगर ग्रास शब्द लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सकल। सकल, अब देखिए सकल की बात अगर हम जहां करेंगे, सकल की बात जहां करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, नेट इनकम जो हमारी होती है, नेट को काउंट करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नेट क्या हो गया, इसको हिंदी में निगल बोलते हैं, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता है मूल्यह्रास। तो ग्रास जब शब्द किसी में भी आ जाए, जैसे अगर जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, एनडीपी आ गया, तो वहां पे जहां पे ग्रास की अगर बात किया जाएगा तो यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो वहां पे ऐड हो रहा है। ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा है नेट। अब हमको नेट, जैसे मानते हैं हमको नेट इनकम निकालनी है, नेट इनकम निकालना है, तो हम नेट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रॉस लेंगे, जो हमारी ग्रॉस इनकम रहेगी, फिर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, समझ आया ना। कि जब हम ग्रास की बात करेंगे कहीं पर भी किसी भी फार्मूले में अगर ग्रास शब्द लिखा है तो यानी कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऐड होगा, और अगर नेट कहीं लिखा है तो या क्या हुआ, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। समझ आया ना ये। अब जैसे कहीं पर अगर डोमेस्टिक लिखा रहता है, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं ना, क्लियर, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अगर डोमेस्टिक शब्द आ रहा है तो यानी कि क्या, विदेशों से केवल घरेलू क्षेत्र में ही है, यानी हमारे घरेलू क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है वो, और उसके बाद में जो बाहर से इनकम आ रही है उनको हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, उसको वहां पे हम माइनस कर देंगे। यानी सारे नेशनल इनकम जितने हो गए, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हाँ, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक निकल जाएगा। अब यही अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक डोमेस्टिक करेंगे प्लस करेंगे इसको हम फिर यहाँ पे नेट जो फॉरेन विदेशों से प्राप्त आए हैं उसको हम इसमें जोड़ देंगे। ये चीजें क्लियर हुई हैं आपको। अब है अगर हम फैक्टर कास्ट की बात करते हैं, यानी अगर हम किसी इनकम को फैक्टर कास्ट पे मेजर करते हैं तो हम क्या करेंगे, एनआईटी को बता देते हैं ना, वो नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फिर कल पूछे थे ना, फिर बताए। तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर हम मार्केट वैल्यू को लेते हैं, मार्केट वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एफसी में इसको ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक, क्लियर हो गई। तो ये सारे कुछ है जो
उसको छोटा कर देगा आपका। और सारे पीडीएफ तुम भेजे थे ना, तुम पाई हो, देखियो ना पूरा। हाँ, तो वो ऊपर का हम पढ़ा चुके हैं पहले एक क्लास में। अब देखिए इसको हो गया, यहाँ से मिटा दे कि यहाँ से सेकेंड टॉपिक हमारा नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं, या नेशनल इनकम या जीडीपी कैसे मेजर किया जाता है। तो इसके कई सारे मेथड हैं। जो नेशनल इनकम का डेटा है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है? CSOB। क्या होता है बोलिए उसका? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वो हमको डेटा प्रोवाइड कराता है राष्ट्रीय आय का। तो वो कैसे कैसे वो काउंट करता है उसके मेथड्स की हम बात करेंगे, ठीक। तो 3 प्रकार के मेथड हैं। एक है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है प्रोडक्शन मेथड या तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो ये 3 प्रकार के मेथड होते हैं जो नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, हम इसका मिक्स मेथड का यूज करते हैं क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो इसीलिए हम सारे मेथड को यूज करके नेशनल इनकम काउंट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड हो गया। इनकम मेथड तो पहले जानते हैं इनकम क्या है। कल हम आप लोगों को बताए थे कि नेशनल इनकम में केवल हम कौन सी इनकम को यूज करते हैं, जो काम करते हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। बस केवल हम उसी इनकम को लेते हैं। मतलब कह सकते हैं नेशनल इनकम केवल ओनली नेशनल इनकम नॉट ऑल इनकम। जितने भी इनकम हो रहे हैं इकोनॉमी में वो सब नेशनल इनकम नहीं होते हैं। तो कुछ 2 प्रकार के इनकम होते हैं। एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। ठीक, फैक्टर इनकम होता है और ट्रांसफर इनकम होता है। फैक्टर इनकम क्या होता है, क्या होता है? जो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, बता देना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब उनको वेज दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, रेंट दिया जाता है और प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक, तो यानी कि क्या कि या इसका हम कुछ यूज तो किए ना, तब इनको हम पारितोषिक के रूप में दे रहे हैं। जैसे लैंड का हम यूज की, बेच क्यों दिए? क्योंकि हमने लेबर को यूज किया, फिर हम उसको बेच दिए। सैलरी हम क्यों दिए? किसको? कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो उसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब वस्तु को प्रोड्यूस होने में। इंटरेस्ट भी तो होगा। क्या इंटरेस्ट पेमेंट बता रहे हैं। रेंट हुआ, रेंट जो हमने भूमि का यूज किया, लैंड का
प्रॉफिट भी मिल सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। और कैपिटल इंटरेस्ट ये कब मिला? जब हमने कैपिटल का यूज किया। ठीक, तो ये क्या है? फैक्टर इनकम कब आता है? ये होता है इसके बीच में प्रक्रिया जो होती है, तब हम कब देते हैं? जब ये करता है पे फॉर वर्क। जब ये कार्य किया तभी इसको न दिए। तो इसीलिए ये जो फैक्टर इनकम होता है ये काउंट होता है, इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। इंक्लूड नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। जबकि जो ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जैसे कोई टीचर है, उसकी सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपये है, 20,000 है, 20,000 है। ठीक, मान लेते हैं किसी शिक्षक की सैलरी 20,000 रुपये है। अब वो इस सैलरी में अगर वो अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है 1,000 रुपये, क्या ये नेशनल इनकम का भाग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम क्या कहता है? कहता है ना कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें नहीं, जो क्या करे और इनकम को जनरेट करे। ये यहाँ पे आया, ठीक, 1,000 रुपये इसको दिया, ये कोई गुड्स या सर्विस तो प्रोवाइड नहीं ना कराया, कोई सर्विस दिया कि आपने मुझे मैंने आपका काम किया है, मुझे आपने दिया है कि नहीं, मतलब इसलिए इसको नहीं दिया है पैसे। अब देखिए, जैसे कोई अगर इसका ड्राइवर है, अगर ये ड्राइवर को 2,000 का पेमेंट कर रहा है तो ये क्या होगा? ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले में इसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। तो यही होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम सारी चीजें, जैसे अगर उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं, इससे तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं इसमें। ठीक, देखिए इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती है। इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। आ गया इनकम समझ में? और कोई दिक्कत? वर्क के पहले क्या लिखिए? क्या हुआ? वर्क के पहले ये पे फॉर वर्क, पे फॉर वर्क, और इसमें मतलब कोई भी काम नहीं होगा, यानी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब देखिए फैक्टर इनकम बेस हो गया। ठीक, बेस हुआ। अब बेस में हम या तो एम्प्लॉय को टीए भी देते हैं, ये भी उसमें काउंट होगा। एचआर देते हैं, ये भी इसमें काउंट होगा। और भी कुछ सुविधाएं अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो सारी चीज इसमें काउंट होगी। वैसे है, फिर सैलरी तो हो ही गया कि आप सैलरी को भी उसमें काउंट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट, अगर आपने कहीं पे पूंजी जमा किया है तो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये मेथड क्या हुआ? इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में या वन फाइनेंशियल ईयर में अगर समस्त वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन जिन साधनों के द्वारा हो रहा है, तो बताए थे ना कि अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस किसका फंक्शन होता है? लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो ऐसे ये क्या हो गए हमारे?
आउटपुट यानी निर्गत। तो इन सबको लगाने के बाद में जो हमको प्रोडक्शन, जो हमको आउटपुट मिल रहा है वही तो होता है ना। तो अब कई सारे साधनों का जो आय होता है तो वही मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर में समस्त वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो उपादान साधन हो चाहे गैर उपादान साधन हो। उपादान साधन यानी फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर होता है और एक होता है नॉन फैक्टर। तो फैक्टर में आपका ये सारी चीजें आ गए। नॉन फैक्टर उसे कहते हैं जैसे कच्चा माल हो गया, ये सारी चीजें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो हम कल बताएंगे, ठीक। तो वो सारी चीजें उन सबके द्वारा मिला करके जितने भी उत्पादन किया जाता है वही वो काउंट जब हम करते हैं तो वो इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा है एक्सपेंडिचर मैथड, इसको मिटा दें। अब बताइए एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? कंज्यूमर प्लस इन्वेस्ट प्लस गवर्नमेंट वो तो राजस्व होता है और मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट के लिए किया जाता है, प्राइवेट कंजम्पशन क्या होता है? उपभोग करना किसी वस्तु और सेवा। खा लेना? नहीं मतलब उसका यूज करना या कंज्यूम करना किसी भी पर्पस के लिए उसका यूज करना। सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का बताया ना कि उपभोग क्या होता है? वह शक्ति व क्षमता है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे ये पेन है, कहते हैं ना कंज्यूम का अर्थ हमको खाना होता है जब हम उसका उपभोग कर लेते हैं। तो इसको ये हमारे लिए सेटिस्फैक्शन कब देगा? जब हम इसको यूज करेंगे। तो यानी यूज उसको हम डिफरेंट टाइप से करेंगे, तो डिफरेंट टाइप से करेंगे यानी कि हम इसको कंज्यूमर का ये नहीं होता है कि हम उसको खा लिए, बल्कि जो हमको कितना संतुष्टि मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन, ठीक। तो जितना भी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पर जो वो एक्सपेंड कर रहा है अपने इनकम का, वह बात जो कंज्यूम पर इन्वेस्ट कर रहा है मतलब उसको एक्सपेंड कर रहा है, वो होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक। अब यानी यहाँ पे यूटिलिटी की बात की जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ में अपना पैसा लगाते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत बड़ी फंड लगाते हैं लोग, तो उसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको लगाते हैं, जिससे वो बात होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पूंजी का वह भाग जो और अधिक आय अर्जित करने में सहायक होती है। यानी इनकम को क्या वो करें? क्रिएट करेंगे, इनकम को क्रिएट करेंगे, ऐसा एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हो गया। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखिए इसको क्या बताएंगे? नेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मान लेते हैं कि कोई है जो एक बाइक खरीदा, ठीक। क्यों बाइक खरीदा? वो अपने निजी कंज्यूम के लिए खरीदा, अपने निजी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदा। तो क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। क्या होगा? वो होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसने खुद के लिए किया है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का गुड्स या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। अब जैसे मान वही उसी जगह पे अगर कोई ऐसा है जो एक बाइक खरीद रहा है,
क्या करने के लिए, जैसे रैपिडो चलाने के लिए या फिर ओला के लिए कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो ये सारी चीजें, यानी उससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, तो ऐसे है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई मशीन, वॉशिंग मशीन अगर एक हाउस वाइफ खरीद रही है, तो वो उसके लिए कौन सा हो गया एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। और वही अगर एक लॉटरी वाला उसको खरीद रहा है तो क्या करेगा, वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये चीज समझ में आ गई ना। और तीसरी चीजें होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करता है, वो भी करता है वेलफेयर के लिए, तो वो सारी एक्सपेंडिचर जो होती हैं वो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ते हैं। फिर माइनस प्लस करते हैं, क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो हमारे देश से वस्तुएं बाहर जा रही हैं और कितनी हमारी वस्तुएं आ रही हैं, जो हम इसका जो माइनस करते हैं, तो जो हमको नेट एक्सपोर्ट मिलता है वो भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसा नहीं कि हम बाहर मतलब पिछले साल का भी ले, पिछले साल का भी ले, ऐसा नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर में जब हम जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं, चाहे वो कंज्यूम पर सेटिस्फेक्शन पर्पज के लिए किया गया हो, इनकम जनरेशन के लिए किया गया हो, वेलफेयर के लिए किया गया हो या इकोनॉमी के लिए किया गया हो, तो ये सारी चीजें हमारी जिसके लिए उसको व्यय किया गया है वो सारे एक्सपेंडिचर मेथड में आ गया। और इसके द्वारा हम फिर नेशनल इनकम को काउंट करते हैं कि हमारा कितना नेशनल इनकम हुआ। समझ में आ रही चीजें? तो दिक्कत और कुछ पूछना है तो बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, एक टीचर है जो रिटायर हो गए, ठीक, वो रिटायर हो गए, उनको पेंशन वो 2002 में उनकी ज्वाइनिंग थी, 2002 में वो रिटायर हो गए, उनको अब तक 2024 में उनको पेंशन दिया जा रहा है। तो क्या ये पेंशन जो उनको दिया जा रहा है ये हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा? कैसे? क्योंकि उन्होंने उसके लिए सर्विस कर चुके हैं, वो उसके बाद गवर्नमेंट वेलफेयर में नहीं आया, गवर्नमेंट वेलफेयर में नहीं आया, वो जी लिखी है, कहाँ? जी वाला जो लिखी उसमें नहीं आएगा ये गवर्नमेंट वाले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाँ हम कर तो रहे, तो इनको देने से मानते हैं, इनको इनकी सैलरी रिटायर हो गए, अब इनको हम 20,000 मान के दे रहे हैं, ठीक, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करेगी? जब कुछ वेलफेयर होगा उसका तभी ना करेगी। तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं, ये चीजें हम दूसरा पूछ रहे हैं, क्या ये चीजें उसमें काउंट होंगी? कई बुक में इस चीज को माना गया कि काउंट होंगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें काउंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ना ये कंजप्शन, क्योंकि जो हमारा नेशनल इनकम क्या कहता है, ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक, ए फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम होता है ये हमारा काउंट होता है। प्लस दूसरी चीजें क्या बताते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम जो होता है वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पे जो होता है, एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में वो इनकम आनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। तो ये तो रिटायर हो गए, कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो एक समय बिंदु पे हो रहा है? वो तो रिटायर हो 2002 में, अब चल रहा है 2024, तो ये हमारा एक, इसलिए पेंशन जो होता है वो स्टॉक वैल्यू पर होता है, नेशनल इनकम जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ आया? मैम ये भी तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ये भी तो वेलफेयर